नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका दूसरा पाठ लहसा की ओर। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ये एक यात्रा वृतांत है और इसमें लेखक ने तिब्बत की राजधानी लहसा की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा वृतांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है और उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचना और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से कैसे हम मनोरंजन कर सकते हैं, कैसे हमारा ज्ञान बढ़ सकता है, कैसे हम अज्ञात स्थलों पर घूम घूम कर न केवल अपना ज्ञान तो बढ़ाते हैं बल्कि उसके साथ साथ उस जगह की भाषा और संस्कृति के विषय में भी बड़े विस्तार से जान लेते हैं। तो राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। तो बच्चों, चले करते हैं शुरू लहसा की ओर। इस पाठ में लेखक ने नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाली यात्रा का वर्णन किया है। यह रास्ता तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है। जब फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं खुला था तब नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। इस रास्ते में जगह जगह चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब वहां किसानों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे ही एक किले में लेखक ठहरा था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत तकलीफें हैं, पर वहां की कुछ बातें बड़ी अच्छी भी हैं जो राहुल जी हमें समय समय पर बताते रहे हैं। वहां जाति पाति और छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है, यानी सवाल ही नहीं है कि कोई वहां पर जाति के आधार पर या कि एक दूसरे से कभी दुर्व्यवहार करे। वहां की औरतें पर्दा भी नहीं करती, लेकिन भिकमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं आने देते, यानी भुखमरी वहां बहुत ज्यादा है। वैसे लोग इतना विश्वास करते हैं कि अगर कोई मेहमान है तो आप किसी के भी घर में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं। मक्खन और सोडा नमक तक वहां की औरतें, अगर आप उन्हें बताएंगे कि मैं यहाँ पर अतिथि हूँ, तो वो उसे कूट कर दे भी देंगी और आपको चाय भी बनाकर दे देंगी, अगर आप उन्हें चाय का सामान दे देंगे तो ये बात लेखक के लिए थोड़ी आश्चर्यजनक थी। जब लेखक और उसका साथी चीनी किले से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। यात्रियों ने उसे चिटे दे दी। राहदारी मतलब ये बताने के लिए कि भाई आपके पास परमिशन है, इजाजत है, अंदर जाने की अनुमति है। और लेखक के साथी का नाम क्या था? सुमति। मार्ग में उसकी जान पहचान के लोग मिलते गए। उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि लौटते समय कह रहा है मैं घोड़े पर सवार होने के बावजूद भी मुझे अच्छी जगह नहीं मिल पाई। अब उन्हें डांडा पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 फीट ऊंचाई के कारण उनके दोनों तरफ कोई गांव नहीं होते। वहां आदमी भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यह जगह डाकुओं के लिए बहुत अच्छी है। तो लेखक ने यह बात खास कहा कि यहाँ पर खून हो जाना बहुत ही सामान्य सी बात है। कह रहा है कि हथियार का कानून न होने की वजह से यहाँ क्या होता है, लोग पिस्तौलें और बंदूक ऐसे लेकर घूमते हैं जैसे उन्होंने लाठी लेकर वो घूम रहे हो। तो कह रहा है कि मुझे यहाँ पर बड़ा भय लग रहा था। कह रहा है यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि यदि गांव में आकर कोई खून हो जाए तब तो खूनी को, यह कह रहे गवाह तक वहां पर अगर खून हो गया तो गवाह तक वहां नहीं मिलते और इन निर्जन स्थानों में मरे हुए लोगों की, आदमियों की कोई परवाह भी नहीं करता। तो कितनी खतरनाक जगह है। कह रहा डकैत पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उनके पास कुछ पैसा वैसा भी है या नहीं। तो ये बेचारे बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम
उसने ये क्या किया कि हम भिखमंगे थे, तो कह रहा है हम भिखमंगे थे मतलब इसने भिखमंगे जैसे कपड़े पहने हुए थे लेखक ने। जहां कहीं भी ये ऐसी डरावनी सी सूरत देखते नहीं लगता कि यहाँ पे डाकू हो सकते हैं, तो टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुछ ही ऐसे करके बोलते, जिसका मतलब होता है दया दया, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, जिससे किसी को ये शक ना हो कि ये लोग कोई लेखक है, जैसे लेखक है। तो कह रहा मैं इतने फटे पुराने कपड़ों में वहां घूम रहा था भिखारी बनकर, जिससे कि कोई मुझे मार ना डाले। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो ये अब आगे चल पड़े। अब ये बता रहे हैं कि अब जो हम बात कर रहे थे कि 17-18 किलोमीटर 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे, और वहां पर क्या हुआ था कि हजारों श्वेत शिखर हिमालय के जैसे ऐसा लग रहा था हम उसके ऊपर चल रहे हैं। भीजे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ की सफेदी थी ना किसी तरीके की हरियाली, यानी उत्तर की तरफ कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। अब आगे कह रहा है जो वहां के सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का एक मंदिर था। मंदिर को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। पर अब हमें उतराई की ओर चढ़ना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। अब शायद एक और 2 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। इसका घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। इसको लगा कि घोड़ा थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और ये कह रहा है लेखक कि मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी पशु को मारूं, तो मैंने उसे मारा भी नहीं, मतलब पिटाई भी नहीं की। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और कह रहा है मैं दोन क्विस्तों की तरह घोड़े पर झूमता हुआ चल रहा था। तो ये कौन है? ये स्पेनिश उपन्यासकार का हीरो है, नायक था, जो अपने घोड़े पर इस प्रकार से धीरे धीरे झूमता हुआ चलता था। तो कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वो नायक हूं। फिर जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे। कह रहा बहुत जोर देता था तो थोड़ा और सुस्त पड़ जाता। एक जगह से 2 रास्ते फूट रहे थे, और गलती से क्या हुआ कि लेखक ने गलत रास्ता पकड़ लिया। फिर उसको 1.5 किलोमीटर वापस चलकर आना पड़ा। फिर 4-5 बजे के करीब उसे गांव से मील भर जब था, तब उसे सुमति जो उनके साथ चल रहे थे वो इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था जो उसके साथ चल रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे चक्कर में मैंने 2 टोकरी कंडे मतलब उपले फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। इसने लेखक ने नरमी से कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरा जो घोड़ा है ना, आप देखो मुझे घोड़ा कैसा मिला है। मुझे तो लग रहा था मुझे रात हो जाएगी पहुंचने में। तो सुमति बड़ा अच्छा था, जैसे उसे गुस्सा तेज आता भी था वैसे ही उसका गुस्सा जल्दी से ढल भी जाता था। तो कह रहा उसका गुस्सा बड़ी जल्दी से ढल भी गया और उसने मुझे बात करने लगा। इसके बाद हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे और पहाड़ों से घिरा टापू सा हमें मालूम होता था। एक दूर छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के बड़े यजमान थे। यजमान मतलब जो पंडित होते हैं ना, उनको जब हम पंडित को घर पे बुलाते हैं तो हम कौन है? हम उसके यजमान है। तो कह रहा है उसके जानने वाले बहुत सारे थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए हुए कपड़े के खत्म जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का वो गंडा बना लेते थे। और वो अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, क्योंकि जब वो यजमानों के पास जाता होगा तो उसको पैसे भी मिलते होंगे। अब लेखक ने सोचा कि ये तो ऐसे ही घूमते फिरते हफ्ता लगा देगा। तो इसने कहा कि देखो, जिस गांव में ठहरना हो वहां तो डंडे बांट दो, लेकिन प्लीज कृपया करके आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं लहासा पहुंचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। सुमति को थोड़ा पैसे का लालच था, गरीबी तो वहां है ही, तो सुमति ने बात मान ली। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई न मिला। सवेरे होते ही हम चल दिए होते तो अच्छा होता। अब 10-11 बजे तेज धूप में लेखक को चलना पड़ रहा था। इसके बाद तिब्बत की धूप वैसे भी बड़ी कड़ी मालूम देती थी। तिब्बत की अधिक जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, और इन जागीरदारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। यहाँ मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता।
वहां एक बौद्ध मंदिर भी था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। अब यही सब तो लेखक ज्ञानवर्धन के लिए जाते ना, ज्ञान बढ़ाने के लिए। लेखक ने अपना आसन वहीं जमा लिया और ये उन पोथियों के कागज को भली भांति से पढ़ने लगा, यानी बड़े चाव से पढ़ने लगा। बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी थी, यानी उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। एक एक पोथी 15 सेर वजन से कम न होगी। अब की बार लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मैं तो यहाँ पर व्यस्त हूं, तो फिर ये मेरे से कहेगा जल्दी चलो और मुझे तो इन पोथियों को देखना है। तो इसलिए उसने कहा तुम अपने यजमानों से मिल आओ। अपना अपना सामान पीठ पर उठाकर भिक्षु नमसे से विदाई लेकर फिर वे आगे चल पड़े। तो बच्चों, ये है हमारे राहुल सांकृत्यायन जी, जो हमेशा घूमते रहते थे और इनके यात्रा वृतांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक और था इनका घुमक्कड़ी, बहुत सारे इनके यात्रा वृतांत, आप कभी इसको गूगल करके देखिएगा, बहुत सुंदर इनके यात्रा वृतांत है। तो ये इन्होंने हमें तिब्बत की यात्रा अपनी बताई। इसके थोड़े से मैं आपको बस शब्दार्थ बता देती हूँ। डांडा ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भरिया भारवाहक, थुकपा होता है सत्तू या चावल के साथ पतली ले की तरह पकाया गया कोई खाद्य पदार्थ। थुकपा तो अब आप देखते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट में आपको काफी खाते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। सुमति कौन था? लेखक को यात्रा के दौरान मिला हुआ मंगोल भिक्षु। फिर है ये एक हमारा, बस ये हो ही गया हमारा। सुमति तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, दोनों चिटे गांव के पुल के पार, नदी को पार करने के लिए लेखक को क्या मिली थी? सुविधा के वो उसके मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी हुई राहदारी, जिससे कि उनको कोई रास्ते में रोके नहीं। तो बच्चों, ये था हमारा ल्हासा की ओर पाठ। ठीक है, तो आपको आशा करती हूँ कि पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।